हेलो एंड व्हाट्सअप ऑल द एप्लीकेंट्स, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। और आज वाली वीडियो में हम करने वाले हैं अमेजिंग अमेजिंग से प्रोग्राम्स। सिर्फ प्रोग्राम ही नहीं करेंगे, उस प्रोग्राम से में जितने भी कॉन्सेप्ट्स लग रहे होंगे उनको भी पढ़ेंगे, उनको भी रिवाइज करेंगे अच्छे से। यानी कि आपकी इस वीडियो से थ्योरी भी कवर हो जाएगी और आपके प्रोग्राम्स भी कवर हो जाएंगे। तो एक वन शॉट तो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है जिसमें कंप्लीट सिलेबस रिवीजन कराया गया है। ट्रस्ट मी, वो नोट्स बेस्ट नोट्स हैं, मैंने खुद बनाए हैं। उनमें हर एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं वो मैंने बहुत ही ढंग से पिक करके आपको क्वेश्चन दिए हैं, तो उन्हें आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप करके जाओगे तो ही अच्छे नंबर पाओगे। ठीक है, तो कोई शॉर्टकट नहीं होता अच्छे मार्क्स का। अच्छे मार्क्स लाने के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। अगर करना चाहते हो, अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, अगर आपका टारगेट है कि पाइथन में 50 प्लस लाना है, तो उस वीडियो के नोट्स में जो क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। वीडियो में जो कराया हर एक चीज को प्रैक्टिस करनी है। जितनी थियरी है वो सब करके जानी है। और अब इस वाली वीडियो को ढंग से पढ़ना है। ठीक है, और इस वीडियो को देख लेने के बाद आप लोग खुद से सारे प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ कि बात का वेट क्यों करना है, वीडियो के साथ साथ जब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए तो उसे एक बार ट्राई जरूर करके देखें, क्योंकि आप पाइथन तो पढ़ ही रहे हो फर्स्ट सेक्टर बहुत पहले से, है ना, 11th-12th के टाइम से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, टाइम बर्बाद नहीं करते। और नोट्स चाहिए होंगे तो नीचे कमेंट में, अब तो समझ गए हो गया, अब तो कॉमन हो गया। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन ने बोला आपसे कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रोटेट अ लिस्ट। आपको एक लिस्ट रोटेट करनी है, किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में, बाय के पोजीशंस, बाय के पोजीशन। तो बेसिकली आपको एक लिस्ट दी होगी, लिस्ट यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपके कुछ एलिमेंट्स होंगे, राइट। और आपको क्या करना है, उस लिस्ट को रोटेट करना है बाय के पोजीशंस। तो जैसे आपको एग्जांपल भी दे रखा है इस क्वेश्चन में, है ना। जो आपका एकेटीयू वाला पेपर है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आजकल, तो आपको एग्जांपल भी वहाँ दिए रहते हैं। तो जैसे आपको इनपुट दे दी एक लिस्ट, ये क्या है, एक लिस्ट है, कैसे पता? स्क्वायर ब्रैकेट्स देख के। लिस्ट के अंदर क्या होते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे बोला है कि आपको के पोजीशन करना है और के की वैल्यू है 2। के की वैल्यू है 2 और आपको लिस्ट को राइट डायरेक्शन में मूव करना है। क्या करना है आपको? लिस्ट को राइट डायरेक्शन में मूव करना है। तो अब देखो, अगर आप इसको राइट डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो तो बेसिकली आप करोगे क्या कि आप इसको इधर ले आओगे और ये वाले एलिमेंट्स शिफ्ट हो जाएंगे। आप इसको इधर ले आओगे और ये वाले एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे। अब कितने एलिमेंट्स लेने हैं उसने ये भी बताया कि के की वैल्यू आपको लेनी है 2। तो यानी कि लास्ट के दो, यहाँ से स्टार्ट करो 5 और 4, यानी इन दोनों एलिमेंट्स को पकड़ो, उठाओ, राइट में ले जाओ और इन एलिमेंट्स को इधर शिफ्ट कर दो। इतना सा काम आपको करना है। अब यहाँ पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज, आपको यहाँ पे कुछ चीजें पता होनी चाहिए अबाउट लिस्ट, है ना। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो आपका लिस्ट का है। तो बेसिकली आपका इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। पहली चीज, लिस्ट का पता कैसे चलता है? स्क्वायर ब्रैकेट से। अगर स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है मतलब ये क्या है? आपकी लिस्ट है। बढ़िया। एक और चीज कि लिस्ट जो होती है आपकी कैसी होती है? आपकी लिस्ट होती है म्यूटेबल। कैसी होती है? म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब कि अगर आपने एक बार लिस्ट बना ली तो आप उसके बाद भी उसमें चेंजेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आपने लाइक स्टिक हो गए, आप स्टक हो गए विद कि अब आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आप चेंजेस कर सकते हो अभी भी। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेबल। अब एक चीज और जो यहाँ पर हम यूज करेंगे वो है लिस्ट स्लाइसिंग। और ये जो स्लाइसिंग है इसको समझना बहुत जरूरी है। लिस्ट स्लाइसिंग पर जो है आपका एकेटी का क्वेश्चन भी आ रखा था, तो स्लाइसिंग को ढंग से समझना बहुत जरूरी है। तो मान लो आपके पास, स्लाइसिंग को समझते हैं सबसे पहले। ये बनाया आपने स्क्वायर ब्रैकेट, ये बनाया आपने कोलन, 1 सेकेंड, ये बनाया आपने कोलन, ये बनाया आपने एक और कोलन। आहिस्ता आहिस्ता सुनते जाओ, ठीक है। यहाँ पर आप डिफाइन करते हो अपना स्टार्टिंग इंडेक्स। कौन सा? स्टार्टिंग इंडेक्स। यहाँ पर आप डिफाइन करते हो अपना एंडिंग इंडेक्स और यहाँ पर आप डिफाइन करते हो स्टेप। ठीक है, यहाँ पर आप डिफाइन करते हो स्टेप, मतलब कितना कितना जो है आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा। अगर आप इसको नहीं डिफाइन करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये 1 होता है, मतलब एक एक स्टेप जो है मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो इसे डिफाइन करो ना करो आपकी मर्जी है। इसे बेसिकली तभी यूज करते हैं जब आपके स्टेप्स एक से ज्यादा यूज करने हो, जैसे 2 या 3। अब एक चीज, अगली चीज समझो। आपकी जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है ये होता है आपका इंक्लूसिव। ये क्या होता है? आपका इंक्लूसिव। और आपका एंडिंग होता है इंडेक्स एक्सक्लूसिव। क्या होता है? एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या होते हैं? बेसिकली इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड, यानी ये वाला इंडेक्स जो होगा, इस इंडेक्स पर जो एलिमेंट होगा वो आपके आउटपुट में आपको दिख रहा होगा, है ना। इस वाले स्टार्टिंग इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट होगा वो आपके आउटपुट में शो होगा। जबकि एक्सक्लूसिव मतलब होता है ये वाला पार्ट एक्सक्लूड हो जाने वाला है, मतलब एंडिंग इंडेक्स जो भी होगा आप दोगे वो पार्ट एक्सक्लूड हो जाएगा और आपकी लिस्ट में जो आपका आउटपुट होगा उसमें प्रिंट नहीं होगा। अब इसको समझ लेते हैं अपने ही एग्जांपल के साथ पहले, उसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम इंडेक्सिंग करें तो ये हो जाएगा हमारा 0 इंडेक्स पर, ये हो जाएगा फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स और ये फोर्थ इंडेक्स। अब मान लो हमने लिखा कि हम स्लाइसिंग कर रहे हैं। स्लाइसिंग कैसे कर रहे हैं? हम लिख रहे हैं स्टार्टिंग इंडेक्स 1 कोलन, स्टार्टिंग इंडेक्स 1 कोलन, अरे, और आप एक सेकेंड, और आप लिख रहे हो यहाँ पे 4। क्या लिख रहे हो? 4। ये कोलन है, ठीक है, काफी डरावना सा कोलन बना है पर ये कोलन है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट क्या हो गया यहाँ पर? इंक्लूड, और ये एक्सक्लूड। अब इधर देखो, इंडेक्स 1 पर कौन एलिमेंट? 2, तो ये क्या होगा? इंक्लूड। इंक्लूड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कब तक करना है? जब तक 4 ना मिल जाए। जैसे ही 4 मिला इसको आपको कर देना एक्सक्लूड। यानी एलिमेंट 2 3 4 ये तीनों एलिमेंट जो होंगे वो आपका आउटपुट होंगे इस वाली स्लाइसिंग का। 2 3 4
1 वाला इंक्लूड होगा और उसके बाद वाले लिखते जाओगे, जब जैसे ही 4 आपको मिलेगा यानी कि आपका इंडेक्स इंडेक्स आएगा, वैसे ही आप उसे एक्सक्लूड कर दोगे, उससे पहले के सारे एलिमेंट्स को आप अपने आउटपुट में रिजल्ट शो कर दोगे। इस तरह से इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट जो लिस्ट स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो काम करता है। अब यहाँ पर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर हमें पड़ेगी कॉन्सेप्ट की, जो कि होता है नेगेटिव स्लाइसिंग। तो अभी आपने क्या समझा, सीक्वेंस में चलते जाओ, पेशेंस रखो, तभी चीजें समझ में आएंगी। आपने समझा लिस्ट, ठीक है, आपने समझा लिस्ट, जहां पर आपके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप अरेंज करके रखते हो, वो होती है आपकी लिस्ट, जो कि म्यूटेबल होती है, यानी इसमें अगर आप कोई चेंज करना चाहो आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा स्लाइसिंग का, जहां पर आप स्टार्ट स्टॉप और स्टेप कंडीशन डिफाइन करते हो। स्टेप नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो वन स्टेप जो है आप एक सेकेंड, तो बाय डिफॉल्ट वो मान लेगा वन स्टेप। देन हमने सीखा जो स्टार्ट वाला पार्ट होता है वो होता है आपका इंक्लूसिव, और आपका एंड वाला पार्ट होता है एक्सक्लूसिव। यानी स्टार्ट वाला इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट होगा वो आपके आउटपुट में प्रिंट होगा, जबकि एंड वाले में जो भी होगा आपके आउटपुट में प्रिंट नहीं होगा। इतना हमने समझ लिया और हमने यहाँ पर देख लिया आउटपुट आता कैसे है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के अगले पड़ाव की तरफ, जहां पर आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा। तो इसको कर लेते हैं इरेज, इस सबको कर लेते हैं इरेज, और अब समझते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग को। अब इस चीज को ढंग से समझ लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में नेगेटिव इंडेक्सिंग तगड़े तरीके से लगेगी, ठीक है। अब इधर देखो, ये है आपका स्क्वायर ब्रैकेट। अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पे लगाते हैं कोलन, ठीक है, लगा दिया। स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पर डिफाइन करते हैं, यहाँ पर डिफाइन करते हैं एंडिंग, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जब भी आप लिखोगे -1, जब भी आप लिखोगे -1, तो -1 मतलब होगा लास्ट इंडेक्स। -1 होगा आपका एक सेकंड, -1 जो इंडेक्स होता है वो आपके लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, इस बात को समझ लो। -1 किसको पॉइंट करेगा, हमेशा लास्ट इंडेक्स को पॉइंट करता है। अगर -2 इंडेक्स आपने दे दिया स्लाइसिंग के अंदर, तो ये सेकंड लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। किसको पॉइंट करेगा, ये आपके सेकंड लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, ठीक है। इसी तरह से -3 क्या करेगा, थर्ड लास्ट को पॉइंट करेगा। यानी जो आपके पॉजिटिव नंबर्स है उनका फ्लो चलता है इधर से इधर, फर्स्ट से लास्ट, और आपके नेगेटिव जो एलिमेंट्स है उनका जो फ्लो है वो चलता है लास्ट से फर्स्ट। -1 आपके सबसे लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, -2 आपको सेकंड लास्ट को। अब मुझे ये बताओ आपको कितने पोजीशंस का जो है शिफ्ट करना है, या कितने पोजीशंस में रोटेशन करनी है आपको, दी है पोजीशन 2। यानी आपके लास्ट के जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये, इनको आपको घुमाकर उधर लेकर आना है, बात इतनी सी है। तो हम क्या करेंगे, हम स्लाइसिंग के अंदर -2 वैल्यू डाल के क्या करेंगे, इन दो एलिमेंट्स को निकाल लेंगे, बढ़िया, और फिर इसके अंदर जोड़ देंगे किसको, बाकी के इन एलिमेंट्स को स्लाइसिंग करके निकाल लेंगे, और फिर इन्हें करते इन्हें जोड़ देंगे। कहानी समझ में आई, नहीं आई, इधर देखो, नहीं आई तो सब समझ में आएगा, चिंता ना करो। इधर देखो, अगर मान लो ये वाला पार्ट क्या होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स वाला इंक्लूसिव, ये वाला इंक्लूड होता है, ये इधर जो भी लिखते हैं वो एक्सक्लूड हो जाता है। इतनी बात समझ में आती है सबको। तो हमें जिस पार्ट को इंक्लूड करना है, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया -2, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया -2 और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो अगर -2 लिख दिया मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला यहाँ पर जितना पार्ट होगा वो क्या होगा, इंक्लूड, और यहाँ पर जितना पार्ट होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है, एंडिंग पार्ट है ना। तो -2 मतलब ये है -1, ये है -2, तो ये वाली स्लाइसिंग क्या रिटर्न कर देगी, आपके 4 और 5 को रिटर्न कर देगी, बढ़िया। तो 4 और 5 हमें मिल गए। अब देखो, अब इसी में हमें 4 और 5 मिल गए। अब देखो, अब अगर हम लिखें, इधर देखो, ये बना दिया हमने, ठीक है। और अब अगर हम यहाँ पर कोलन बनाए, एक सेकेंड, कोलन अगर हम यहाँ पे बनाए और अब हम यहाँ पे -2 को यहाँ पर लिख दें, तो आपको पता है ये पार्ट तो इंक्लूसिव होगा, इंक्लूड होगा, और ये पार्ट होगा आपका एक्सक्लूसिव। अब -2 मतलब -1 5 है, -2 4 है, मतलब ये दोनों पार्ट क्या है, एक्सक्लूडेड हो जाएंगे आपके, और आपका स्टार्टिंग में जो भी पार्ट होगा वो इंक्लूड रहेगा। अगर आप कुछ नहीं देते हो ना इंडेक्स, तो स्टार्टिंग का मतलब ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि सारा कुछ इंक्लूड करना है। केवल एक्सक्लूड किसको करता है, हमेशा एंडिंग इंडेक्स वाले पार्ट को। अगर आप एंडिंग में, जैसे अभी हमने पिछली बार कुछ नहीं दिया था, मतलब उसने प्री अज्यूम कर लिया कि एंडिंग में जो भी पार्ट है उसको उसने एक्सक्लूड कर दिया, मतलब उसने इन सबको एक्सक्लूड कर दिया था। बट दिस टाइम वो लास्ट के दोनों को एक्सक्लूड कर देगा और रिटर्न क्या कर देगा, 1 2 3। तो यहाँ से हमें 1 2 3 भी मिल गए, तो अब हमें 4 5 भी मिल गया, हमें 1 2 3 भी मिल गया। अब 4 5 में 1 2 3 को ऐड ही तो करना है, तो आपकी 4 5 1 2 3 वाली लिस्ट मिल जाएगी, यानी आपका जो रोटेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। बस यही करना था, काम खत्म। अब इसी चीज को कोड में कर लेते हैं और आपकी कहानी बिल्कुल क्लियर। सामने सामने प्रोग्राम लिख देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फंक्शन बना लेते हैं डेफ, फंक्शन का नाम रख लेते हैं रोटेट, ठीक है। इसके अंदर पास कर देते हैं आर्गुमेंट्स, एक एरे पास करेंगे और एक के जहाँ पर पोजीशन डिफाइन करेगा, लगाएंगे कोलन, ये हमारा फंक्शन बन गया। इस फंक्शन के अंदर अच्छा एक चीज वहां पे बतानी रह गई कि वहां पर आपने देखी कि जो के की वैल्यू थी वो थी 2, यानी आपकी लेंथ ऑफ द एरे से कम थी। तो आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ा। अगर के की वैल्यू ज्यादा होगी आपकी लेंथ ऑफ द एरे से, लेट से के की वैल्यू होगी 7, तब आपको एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, के इक्वल्स टू के मॉड्यूलो लेंथ ऑफ एरे। अब इसका क्या मतलब है, मान लो के की वैल्यू 7 है, ठीक है, तो 7 मॉड्यूलो लेंथ क्या थी वहां पे 5, तो 7 मॉड्यूलो 5 क्या दे देगा आपको 2, 5 1 5, 7 - 5 इक्वल्स टू 2, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो यानी कि दो पोजीशन ही आप रोटेट कर रहे हो। तो अगर आपकी वैल्यू के की लेंथ ऑफ द एरे से ज्यादा हो जाती है, इन दैट केस आप इस वाली कंडीशन को लगा सकते हो। और हमारे केस में के की वैल्यू 2 थी, तो इस वाली कंडीशन से हमें फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम इसे लगाएंगे कोड को टू बी मोर स्पेसिफिक एंड जनरल बनाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे, ARR
और यहाँ पर लगाएंगे स्लाइसिंग। कैसे लगाते हैं? सबसे पहले हमें चाहिए लास्ट के दोनों एलिमेंट्स, तो उनको हमें इंक्लूसिव रखना है, तो उनको स्टार्टिंग इंडेक्स में पुट करेंगे तो माइनस के की वैल्यू 2 है तो -2 लास्ट के दोनों इंडेक्स हमें मिल जाएंगे। और कोलन इधर वाले पार्ट को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें ये वाला पार्ट एक्सक्लूसिव रखना है और हमें चाहिए भी नहीं, 1 2 3 से हमें कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें क्या कर देंगे प्लस ERR, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें माइनस के नहीं चाहिए, यानी हमें -4 और -5 नहीं चाहिए, तो हमें उन्हें एक्सक्लूड करना है। तो हम क्या करेंगे कोलन -2, तो यहाँ पर हमने एक्सक्लूड वाले पार्ट में -2 को लिखा है क्योंकि जो बाद में लिखते हैं कोलन के वो एक्सक्लूड हो जाता है, तो यहाँ पर यहाँ -2 नहीं -k, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर एक्सक्लूड हो जाएगा और यहाँ पे वाला पार्ट इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे इंक्लूड होगा तो -4 5 मिल जाएगा, सॉरी 4 5 मिल जाएगा, और यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा मतलब माइनस मतलब 4 5 हट गया तो बचा कौन 1 2 3। तो यहाँ से 4 5 आया, यहाँ से 1 2 3 आया, 4 5 1 2 3 को ऐड करोगे तो जो फाइनल लिस्ट मिलेगी वो बनेगी 4 5 1 2 3। बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे कोड लिखते हैं। हमारा एरे था, क्या था हमारा एरे? हमारी एरे थी 1 2 3 4 और 5। बढ़िया, आगे के का साइज भी डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे 2, के का साइज हमें 2 था। अब फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। फंक्शन का नाम रखा हमने रोटेट, अंदर डाले हमने ARR और के। बढ़िया, और इस एक काम करते हैं, अब इसको एक वेरिएबल में स्टोर भी करा लेते हैं रोटेट को रिजल्ट नाम के, और इस रिजल्ट को प्रिंट करा लेंगे यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। सॉरी यहाँ गलती होगी थोड़ी सी, इसको लिखते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू रोटेट। ठीक है, और फिर इसको हम करा लेते हैं फाइनली प्रिंट यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट। तो प्रिंट यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट कोड। इसको कर लेते हैं रन। तो आप देख रहे हो हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुल, हमें सक्सेसफुली हमारा आउटपुट मिल गया। यही तो हमने कोड भी कर लिया है और आपको कोड भी मिल जाएगा नोट्स के अंदर ही। अब अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना है मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट इन अ लिस्ट। मतलब अगर कोई लिस्ट है तो उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट कौन सा है, आपको ये पता करना है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है और आप बड़ी आसानी से इसको कर लोगे। पर इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको डिक्शनरी का यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा अभी पता चल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे कुछ बातें समझ लो, जैसे कि मोस्ट फ्रीक्वेंट मतलब क्या होता है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्या होती है अगर आपको बताया जाए तो फ्रीक्वेंसी इज लाइक, अगर मान लो जैसे आपके पास एक स्ट्रिंग है, लेट से ये आपके पास है ए और बी और सी, तो यहाँ पर ए की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2 क्योंकि 2 बार आया है। बी की कितनी होगी 1 क्योंकि 1 बार आया है। सी की कितनी होगी 1 क्योंकि 1 बार आया है। मतलब कोई भी टर्म कितनी बार आई है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और आपको पता है कि अगर हमें कोई एक की है और उसकी कुछ वैल्यू है, मतलब जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको की लिखूँ ए, की इस की वैल्यू क्या होगी, इस की वैल्यू होगी 2। जब भी हम की वैल्यू पेयर्स की बात करते हैं हम किसका इस्तेमाल करते हैं? डिक्शनरी का, क्योंकि डिक्शनरी एक मीडियम होता है जिसमें हम की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में जो है हमारा जो डेटा है उसको स्टोर करा रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम डिक्शनरी का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। बढ़िया, तो हमें ये लिस्ट दी है जैसे इनपुट लिस्ट, और इस लिस्ट में अगर आप देखो, आपको देखना है, इसको ट्रेस करते जाओ और आप देखोगे कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 3 की, क्योंकि 3 जो है वो 3 बार आया, 4 बार आया है ना, तो 3 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो जो आपका 3 है वो आउटपुट आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको लिस्ट को ट्रेस करना है, जो भी आपका सबसे ज्यादा बार आए, जो भी आपका नंबर, उसको आपको रिटर्न कर देना है। इतना सा काम हमें करना है। डिक्शनरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि हमें पहले की वैल्यू पेयर्स जो है स्टोर कराने पड़ेंगे, हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सी की वैल्यू कितनी है। बढ़िया, अब देखो सबसे पहले इधर देखो, जैसे आपकी वैल्यू लिस्ट थी, इसमें हमने बता दिया कि आपका 1 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा था, 2 जो है आपका 2 टाइम्स आ रहा है, गिन लो 1 2 टाइम्स आ रहा है, 2 2 टाइम्स आ रहा है, और 3 आपका 4 टाइम्स आ रहा है, तो आपका आउटपुट 3 आएगा। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए डिक्शनरी का। किसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको? डिक्शनरी का। 1 सेकेंड, चलिए अब आपको यहाँ पर डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो डिक्शनरी क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, स्टोर करता है की वैल्यू पेयर्स को। अभी हमने देखा जैसे ए 1 बार आया या बी 2 बार आया, और कैसे स्टोर करता है? यूजिंग कोलन। मतलब आप लिखते हो की, ध्यान से समझो, आप लिखते हो की, फिर आप लिखते हो कोलन, एक तो ये कमेंट बना देता है इसको, की, फिर आप लिखते हो कोलन, और फिर आप क्या लिखते हो? की से रिलेटेड पेयर। इस तरह से आप, और इसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं डिक्शनरी को। तो ये होता है आपका पूरा सिंटेक्स। कर्ली ब्रेसेस बनाते हो, उसके अंदर आप की और कोलन में आप पेयर लिखते हो। ये होता है आपका डिक्शनरी का सिंटेक्स। अब जैसे आप एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी इसने बना रखी है जिसमें 1 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 बार, मतलब 1 2 बार आ रहा है, 3 4 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है। तो आपको देख के पता चल रहा है सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 3। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपका काम करता है। तो एक काम कर लेते हैं, अगर आपको इतना इसमें आपको इतना ही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप सीधा चलते हैं कोड पे और सीधा कोड करके देखते हैं, और आपको कोड के साथ ही समझ में आएगा कि हम कैसे इसको क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका कोड कर लेते हैं। अब इसका कोड लिख लेते हैं और आपको एक एक लाइन बहुत ढंग से समझ में आएगी, पेशेंस बनाकर रखना। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन बना लेते हैं, डीएफ का कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और फंक्शन का कुछ भी नाम लिख लो, हमें मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट निकालना है, तो हम अपने फंक्शन का नाम एमएफई रख लेते हैं। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट। ठीक है, इसके अंदर पास कर देते हैं एक एरे कोलन। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले एक डिक्शनरी ले लेते हैं, एम्प्टी डिक्शनरी, जिसका नाम हम फ्रीक्वेंसी रख देते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू दिस। तो जब भी आप इस खाली कर्ली ब्रेसेस छोड़ते हो तो पाइथन ऑटोमेटिकली समझ लेता है कि ये एक डिक्शनरी। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करते हैं, सबसे पहले लूप लगाएंगे, और लूप अपने एरे में लगाएंगे, और एरे में लूप लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि सबकी फ्रीक्वेंसीज को गेट करेंगे। तो हम लेट से फॉर वेरिएबल ले लेते हैं नम इन एरे, हमारी एरे में ले लिया। अब क्या करना है इसमें? फ्रीक्वेंसी
ऑफ नम, फ्रीक्वेंसी ऑफ नम यानी हर एक आइट्रेशन के लिए इज इक्वल टू, देखो सब समझ में आएगा, ध्यान से बस सुनते रहो, फ्रीक्वेंसी डॉट गेट और इसके अंदर हम लिखेंगे नम कॉमा 0 और एंड में लगाएंगे +1। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसका मतलब समझो। ये वाला फंक्शन जो है फ्रीक्वेंसी डॉट गेट, ये आपको गेट करके देगा क्या, जो भी नम होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, मतलब जैसे आपको एक बात बताते हैं, जैसे ए ए बी बी है, अब मान लो ए है तो ए की फ्रीक्वेंसी पहली बार ए आया, पहले नहीं था, पहले हमारी डिक्शनरी खाली थी, तो ए पहली बार आया, तो पहली बार आया तो रिटर्न करेगा 0, और 0 रिटर्न कर दिया, उसमें एक ऐड कर देंगे क्योंकि अब एक बार ए आ चुका है, और वो इस वैल्यू स्टोर हो जाएगी इसमें, इसमें जाके। बात समझ में आई? तो ये वाली कहानी यहाँ पे हो रही है। पर जब दूसरी बार ए आएगा तब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डॉट गेट फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू 1, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि एक बार आ चुका है। तो 1 + 1, अब इसकी फ्रीक्वेंसी 2 जो है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगी हमारे पर्टिकुलर नंबर की। तो ये वाली कहानी यहाँ पर हो रही होगी। तो मतलब अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो हमारे लिस्ट में या एरे में ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे में, तो उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो ये रिटर्न कर देगा। अदरवाइज अगर वो पहली बार आ रहा होगा तो 0 रिटर्न करेगा, और फिर जो भी रिटर्न करेगा उसमें +1 कर देंगे कि मतलब अब वो एक बार तो आ चुका है, और अगर वो पहली बार आ चुका है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 बार हो चुकी है, मतलब वो 2 बार आ चुका है। बात समझ में आ गई ना? तो ये काम इस फंक्शन का यहाँ पर इस लाइन का इसका मतलब ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रिटर्न क्या करेंगे हम, रिटर्न हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमने इस लाइन ऑफ कोड में लिखा है कि हमें फ्रीक्वेंसी, ये वाला लाइन ऑफ कोड दे रहा है कि किसी की फ्रीक्वेंसी क्या है, पर हमें क्या चाहिए, हमें मैक्स फ्रीक्वेंसी वाला चाहिए, तो हम मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और मैक्स फंक्शन में हम 2 आर्गुमेंट देते हैं। पहला आर्गुमेंट में हम देते हैं जो भी हमारी डिक्शनरी है, जो भी आप लिस्ट ले रहे हो, टपल ले रहे हो, डिक्शनरी ले रहे हो, वो तो हमने यहाँ पर डिक्शनरी ली जिसका नाम फ्रीक्वेंसी है, तो हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख दिया, FREQ लिख दिया। और सेकंड में क्या लिखोगे, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए की, क्या चाहिए हमें, हर एक की फ्रीक्वेंसी, तो हम लिखेंगे की इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी डॉट गेट। ये क्या देगा, डॉट गेट यहाँ पर नहीं आता, डॉट गेट। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डॉट गेट ये क्या देगा, ये किसी पर्टिकुलर की आपको दे देगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ से हमें, और यहाँ से ये वाला मैक्स फंक्शन क्या करेगा, इस फ्रीक्वेंसी वाली डिक्शनरी में आइटरेट करते जाएगा, और जिस भी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उस वाली फ्रीक्वेंसी वाली की को रिटर्न कर देगा। ये इसका काम है। ठीक है, तो अब इतना कोड आपको समझ में आया, एक बार रिकैप कर लेते हैं। फंक्शन बना लिया हमने, मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट MFE, उसके अंदर एरे पास करी। सबसे पहले हमने एक खाली डिक्शनरी ले ली फ्रीक्वेंसी नाम की, और हमने एक लूप लगाया जहां पर हमने लूप वेरिएबल नाम लिया, जो कि एरे में लूप लेगा, मतलब इस वाली पर्टिकुलर एरे में पूरा घूमेगा, और क्या करता जाएगा, हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी को भरता जाएगा, उसमें जो भी हमारे एरे के एलिमेंट्स हैं उनको उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ प्लेस करेगा। क्या करेगा, जो भी हमारे एरे में एलिमेंट है उनको उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ प्लेस करता जाएगा, जैसे A:2 B:1 इस तरह से। ठीक है, और फिर फाइनली हम रिटर्न करेंगे मैक्स, जो मैक्स फंक्शन क्या करेगा कि जो भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, आइटरेबल करने के बाद जो भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उस वाली की को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हमारा यही काम था कि हमें उस की को रिटर्न करवाना है जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, वही मैक्स फंक्शन इस काम को करेगा। अब हमारे पास एरे कौन सी है उसको ले लेते हैं। हमारे पास एरे है 1 3 3 2 1 3 2 और 3, ये हमारी एरे। बढ़िया, अब क्या कर लेते हैं, अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। फंक्शन क्या बनाता है, MFE, और अंदर पास किया था एरे। ठीक है, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें स्टोर कराना पड़ेगा, तो उसको रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, और फाइनली इसको हम क्या करा लेंगे, इसको हम प्रिंट करा लेंगे। तो हम लिखेंगे प्रिंट, और हमें क्या चाहिए, रिजल्ट। क्या चाहिए, रिजल्ट। बढ़िया, कोड हमारा होता है कंप्लीट। एक बार इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, ट्रेस बैक मोस्ट रीसेंट कॉल्ड, डिड यू मीन फ्रीक्वेंट, एक सेकंड, क्या गलती आ रही है, यहाँ पर दे रहा है लाइन 8 में और लाइन 4 में, तो लाइन 8 ये है, यहाँ पर हम लिखा है रिजल्ट इक्वल्स टू MFE, इसके अंदर पास किया एरे, और लाइन 4 में लिखा है FR। अच्छा, यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, ये यहाँ पे इसलिए एरर दे रहा है। ठीक है, इसे दोबारा रन करके देखते हैं। कोड सक्सेसफुल रन हो गया, और आपका आउटपुट एज एक्सपेक्टेड 3 आ गया, क्योंकि 3 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, 3 4 टाइम्स आ रहा था, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला जो आपका की है वो है 3, और वो आपका रिटर्न हो चुका है। किसने रिटर्न करा है, मैक्स फंक्शन ने। किसने रिटर्न करा है, मैक्स फंक्शन। बढ़िया, तो ये कोड आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाता है आप पूछ सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं। बाकी आपको कोड मिल जाएगा नोट्स के अंदर, और ये आपके सारे स्टेप्स यहाँ पर मेंशन है कि पहले आप इनिशियलाइज करोगे, फिर आप लूप लगाओगे, तो हर एक चीज़ आपको एकदम परफेक्ट तरीके से नोट्स में मेंशन की गई है ना। नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं ताकि आप बिल्कुल, आपको कोई डाउट आए ही ना। ठीक है, तो हर एक चीज़ है। अब आता है नेक्स्ट प्रोग्राम। यहाँ पर क्या लिखा है, राइट अ प्रोग्राम। हमें एक प्रोग्राम लिखना है टू फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। हमें क्या करना है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है किसी लिस्ट में, और सॉर्टिंग का इस्तेमाल नहीं करना। क्या कह रहा है कि आपको सॉर्टिंग का इस्तेमाल नहीं करना, और आपको सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमें सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है लिस्ट विदाउट सॉर्टिंग। इस क्वेश्चन को यहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए अगर हम प्रोग्राम को टाइप करेंगे ना तो आपकी वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी यार, और फिर आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी आज जब अपलोड हो रही होगी तो आपका सिर्फ कल ही पेपर होगा, है ना, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन ऐसा करते हैं जो सीधा सीधा समझ लेते हैं ना, स्टार्टिंग के एक आध करा दिए ताकि आपको आइडिया लग जाए, है ना, कोड का भी। पर अगर सबको कराएंगे तो टाइम बहुत जाएगा, इसलिए बातें कम करते हैं और इस कोड को यहीं पे ढंग से समझ लेते हैं ना। फिर ट्रस्ट में ऐसे समझाऊंगा कि आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, सेकंड लार्जेस्ट। इसके पीछे की लॉजिक समझो सबसे पहले, कि अगर आपके पास कोई भी लिस्ट हो, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर सेकंड लार्जेस्ट निकालना है तो लिस्ट में कम से कम 2 एलिमेंट तो भैया, 2 एलिमेंट होगी तभी तो बताओगे।
अगर दो भी नहीं है तो फिर कैसे बता दोगे? तो सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहले तो आपने फंक्शन बना लिया DEF और नाम रख दिया सेकंड लार्जेस्ट और पास कर दी एरे, ये हम हर जगह कॉमन है। सबसे पहली कंडीशन यही दोगे आप कि अगर आपकी लेंथ ऑफ दी एरे जो है कम से कम 2, तो अगर 2 से कम है तब आप प्रिंट करा दो कि लिस्ट जो इसके पास कम से कम 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो होने चाहिए। ठीक है, इतना काम आपका खत्म हुआ। अब जब भी आपको लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट बनाना होता है तो आप स्टार्टिंग वैल्यू क्या लेते हो? 0 या फिर नन। तो सबसे पहले आप सेकंड लार्जेस्ट और लार्जेस्ट दोनों की वैल्यू नन समझ लो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? एक वेरिएबल लेते हैं, लूप लगाते हैं इस हमारी एरे के अंदर। तो हमने क्या करा? हमने एक नम वेरिएबल लिया, फॉर लूप लगाया इन एरे। और अब कंडीशंस को ध्यान से समझना कि अगर मान लो आपकी लार्जेस्ट की वैल्यू नन है, जो कि है, और आपको जो ये नंबर मिला है ट्रेस करते टाइम, आपको जो भी पहला नंबर मिला है उसकी वैल्यू लार्जेस्ट से बड़ी है, जो कि होगी क्योंकि लार्जेस्ट तो अभी नन है, तो वो सेकंड लार्जेस्ट जो होगा उसके अंदर आपको डालनी है लार्जेस्ट की वैल्यू, यानी कि नन। और लार्जेस्ट के अंदर आप डालोगे नम की वैल्यू, यानी आपका एलिमेंट जो मिला आपको अभी, अगर उसकी वैल्यू लार्जेस्ट से बड़ी है, जो कि है क्योंकि वो नन से तो बड़ी होगी ही, तो आपका जो सेकंड लार्जेस्ट है वो बन जाएगा लार्जेस्ट, और आपका लार्जेस्ट के अंदर आपकी नम की वैल्यू डल जाएगी। इसका मतलब जो आपका नंबर है वो लार्जेस्ट है और सेकंड लार्जेस्ट आपका क्या है? नन। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन समझो, ये थी पहली कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन, अगर सेकंड लार्जेस्ट नन है, क्या लिखा है कि अगर सेकंड लार्जेस्ट नन है, या फिर और यानी वो वाला और लगाते रहो, या फिर आपका जो भी नम है उसकी वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट से बड़ी है बट लार्जेस्ट की इक्वल नहीं है। मतलब समझ रहे हो, सेकंड लार्जेस्ट से ज्यादा है बट लार्जेस्ट के बराबर नहीं है, मतलब यही आपका नंबर क्या है? सेकंड लार्जेस्ट है ना, क्योंकि इसकी सेकंड लार्जेस्ट से वैल्यू ज्यादा है पर लार्जेस्ट नहीं है, यानी लार्जेस्ट से कम है। तो यही नंबर आपका क्या बन जाएगा इस टाइम पे? ये नंबर की वैल्यू आप डाल दोगे अपने सेकंड लार्जेस्ट वेरिएबल में, ये नंबर आपका क्या बन जाएगा? सेकंड लार्जेस्ट नंबर। बढ़िया, समझ में आ गया? तो आप ये करने के बाद आप रिटर्न कर दोगे सेकंड लार्जेस्ट, जो आपका जो भी होगा वो सेकंड लार्जेस्ट, उसको आप रिटर्न कराओगे। अगर सेकंड लार्जेस्ट क्या हो? नन नहीं होना चाहिए। इफ सेकंड लार्जेस्ट इज नॉट नन, एल्स, अगर नन हुआ तो आपका सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कोई है ही नहीं। अब देखो कितना सिंपल सा था ये, आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। पहली कंडीशन रिकैप कर लेते हैं। पहली कंडीशन आपके दिमाग में हिट होनी चाहिए कि अगर सेकंड लार्जेस्ट निकालना है तो 2 एलिमेंट तो चाहिए अपने को, तो अगर 2 से भी कम है तो कहानी नहीं जमेगी, तो आपने वाली कंडीशन यहाँ पे मेंशन कर दी। फिर जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन अप्रोच करते हैं, हम लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट दोनों को ही नन लेकर चलते हैं। फिर आपने कंडीशंस लगानी है कि अगर लार्जेस्ट नन है, यानी आपकी लार्जेस्ट की वैल्यू नन है, जो कि है, और आपका जो भी नंबर आपको ट्रेस करते समय, लूप लगाते समय मिला, उसकी वैल्यू लार्जेस्ट से बड़ी है, क्या है? उसकी वैल्यू लार्जेस्ट से बड़ी है, तो आपका सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमेटिकली कौन बन गया? लार्जेस्ट, यानी नन। और लार्जेस्ट कौन बन गया? वो नंबर जिसकी वैल्यू लार्जेस्ट से बड़ी है, क्योंकि लार्जेस्ट से बड़ी है तो वो लार्जेस्ट बन गया ना। नेक्स्ट कंडीशन आप बताओगे कि अगर सेकंड लार्जेस्ट नन है, ठीक है, अगर आपका सेकंड लार्जेस्ट नन है मतलब कुछ है नहीं, या फिर आपका जो भी नंबर आप ट्रेस करते समय मिला उसकी वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट से बड़ी है बट लार्जेस्ट के बराबर नहीं है, तो यही नंबर अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? आपका सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगा। और आपको जैसे ही सेकंड लार्जेस्ट मिलता है आप उसे रिटर्न करा दोगे इफ चेक करोगे कि वो नन ना हो सेकंड लार्जेस्ट। अगर नन हो गया मतलब एल्स आपका सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर आपका सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट नन नहीं हो तो आप जो भी आपका रिजल्ट है इन दोनों कंडीशन को लगा के उनमें से जो रिजल्ट आएगा वो आप प्रिंट करा दोगे। नहीं तो अगर वो क्या बोलते हैं एल्स, अगर वो नन हुआ तो आपका सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट मतलब कोई है ही नहीं। अब इसको यहाँ पर देखो, एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। जैसे ये वाला है, ये आपको एक लिस्ट दे दी है, तो हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसको ड्राई रन करके देखेंगे और ड्राई रन करके एक एक चीज़ को समझेंगे। ठीक है, हमने कोड को समझ लिया है, अब हम इसको ड्राई रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले इनिशियलाइज हमने कर दिया है नन से अपने लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट को। बढ़िया, अब आगे का काम शुरू करते हैं। अब हमारे पास पहला एलिमेंट आ रहा है, हमारे पास कौन? हमारी नम की वैल्यू पहले है 10। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आइटरेशन करते जाएंगे और आपको कोड में फिट करते जाएंगे हर एक वैल्यू को। तो सबसे पहले आता है वैल्यू 10। अब मुझे बताओ इस केस में लार्जेस्ट वैल्यू क्या है? लार्जेस्ट थी नन, लार्जेस्ट अभी तक क्या थी? नन। सेकंड लार्जेस्ट भी नन थी, तो अब लार्जेस्ट कौन हो जाएगा? अब लार्जेस्ट नन की जगह कौन बन जाएगा? 10। कौन बन जाएगा? 10। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका लार्जेस्ट 10 बन गया और सेकंड लार्जेस्ट कौन बन जाएगा? सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगा जो आपका लार्जेस्ट था, यानी कि नन। तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला चला है कि आपका जो नम है उसकी वैल्यू आपने लार्जेस्ट में असाइन कर दी, और सेकंड लार्जेस्ट कौन है आपका? जो लार्जेस्ट है वो, यानी नन। अब आगे बढ़ते हैं, अगला नम है आपका 20। अब 20 की वैल्यू नम की आपकी लार्जेस्ट क्या है? बड़ी है। 20 10 से क्या है? बड़ा है। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा कि आपका जो सेकंड लार्जेस्ट है वो बन जाएगा लार्जेस्ट, है ना, यानी आपका लार्जेस्ट की वैल्यू जो थी 10 वो साइन हो जाएगी सेकंड लार्जेस्ट में, और जो नम है यानी कि 20 वो बन जाएगा अब आपका लार्जेस्ट। तो अब आपका लार्जेस्ट हो गया 20 और सेकंड लार्जेस्ट हो गया आपका 10। कहानी सही है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है आपका 4।
नम 3 आपका 4 है। अब 4 की वैल्यू अगर आप देखो तो 4 जो है नम वो लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है ना? अगर वो लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है तो यानी कि नम जो है वो सेकंड लार्जेस्ट से भी बड़ा नहीं है। सेकंड लार्जेस्ट भी क्या था 10, नम ना तो लार्जेस्ट से बड़ा है, नम ना तो सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है। तो यानी कि आपका लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी लार्जेस्ट आपका 20 रहेगा और आपका सेकंड लार्जेस्ट आपका 10 रहेगा। अगला है आपका 45। अब 45 आपका लार्जेस्ट से क्या है? बड़ा है। अगर बड़ा है तो क्या हो जाएगा? आपकी जो लार्जेस्ट की वैल्यू थी ये बन जाएगी सेकंड लार्जेस्ट और अब 45 बन जाएगा आपका लार्जेस्ट। कहानी समझ में आ रही है? तो ये वाला केस था। अब अगला है आपका 99। 99 अगेन आपका क्या है? 45 से बड़ा है। तो 45 से बड़ा है तो अब 45 बन जाएगा सेकंड लार्जेस्ट और 99 बन जाएगा आपका लार्जेस्ट। कहानी सही है? आगे बढ़ते हैं। अब आइट्रेशन 6 में आप देखोगे कि यहाँ पर 99 आ रहा है। 99 लार्जेस्ट और ये 99 पहले से था लार्जेस्ट। दोनों वैल्यूज क्या है? इक्वल है, मतलब लार्जेस्ट की वैल्यू में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इग्नोर हो जाएगा और अभी भी आपका लार्जेस्ट 99 ही रहेगा और सेकंड लार्जेस्ट आपका 45 ही रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था। आप लोग गलती करते हो कि लार्जेस्ट एक को लार्जेस्ट बना दोगे, एक को सेकंड नहीं। भाई मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है, ठीक है? तो इग्नोर हो जाएगा, लार्जेस्ट स्टिल 99 ही रहेगा। एंड लास्ट आइट्रेशन में जब 78 आएगा तो 78 क्या है? 78 99 से छोटा है पर 78 45 से बड़ा है। तो यानी कि अब सेकंड लार्जेस्ट कौन बन जाएगा? 78। तो यानी एट द एंड आपको 78 जो है वो आपका सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी। फाइन, तो ये हमने पूरे कोड को ड्राई रन करके देख लिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। आइए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमें पाइथन फंक्शन लिखना है चेक करने के लिए कि दो स्ट्रिंग्स जो है वो एनाग्राम्स होंगी कि नहीं होंगी। तो अब एनाग्राम्स चेक करने के लिए ना आपको कुछ कंडीशन पता होनी चाहिए और कंडीशन समझ लोगे तो इक्वेशन बड़े आराम से हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि जब भी आपको चेक करना हो कि दो स्ट्रिंग एनाग्राम है कि नहीं तो आपको कुछ चीजें चेक करनी होती है, जिसमें पहली चीज होती है उसकी दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ। देन नेक्स्ट चीज होती है कि दोनों स्ट्रिंग्स में कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, कौन से कैरेक्टर्स दोनों स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है। एंड नेक्स्ट हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी, यानी कि हर एक कैरेक्टर दोनों स्ट्रिंग में सेम बार आना चाहिए। मतलब अगर एस एक स्ट्रिंग में 2 बार आया तो दूसरी स्ट्रिंग में भी एस जो है वो 2 बार आना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। जैसे हमें एग्जांपल के तौर पे इन्होंने देखा है कि लिसन एंड साइलेंट, अगर इन दोनों को आप चेक कर रहे हो कि एनाग्राम है कि नहीं तो ये वैल्यू रिटर्न करनी चाहिए ट्रू। अब वो 3 कंडीशन यहाँ पर चेक कर लेते हैं जो अभी हमने बताई। पहली लेंथ, तो अगर आप लेंथ देखो तो इसकी 1 1 2 3 4 5 6 है, इसकी भी 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है? नेक्स्ट चीज क्या चेक करनी थी? कैरेक्टर्स। इसमें एल आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आई आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें एस आ रहा है, इसमें भी एस आ रहा है, इसमें टी आ रहा है, इसमें भी टी आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, इसमें भी ई आ रहा है, इसमें एन आ रहा है, हाँ जी इसमें भी आ रहा है। मतलब कैरेक्टर्स भी सारे मैच कर रहे हैं, लेंथ भी सेम है और हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी भी सेम है दोनों जगह। अगर एस यहाँ पर एक बार है तो यहाँ पर भी एस एक बार है, यानी कि तीनों कंडीशन मैच हो रही है। तो यानी कि ये एनाग्राम्स है और आपका जो आंसर है वो ट्रू आना चाहिए। तो बेसिकली आपने एनाग्राम्स के बारे में क्या चीज़ सीख ली कि अगर आपको एनाग्राम्स बतानी है कि कोई दो स्ट्रिंग एनाग्राम्स है कि नहीं, तो आपको पता होना चाहिए उनकी जो लेंथ होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, उन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो सेम होनी चाहिए और उन कैरेक्टर्स की जो फ्रीक्वेंसी यानी वो कितनी बार आए हैं वो चीज़ भी आपकी सेम होनी चाहिए। अगर आप ये तीनों कंडीशन अचीव कर लेते हो तो स्ट्रिंग्स एनाग्राम्स होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो इसको जल्दी से इसका कोड, तो अब इसका कोड कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है? सबसे पहले हर बार वही स्टेप करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं डी ई एफ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके और क्या चेक करें हम? एनाग्राम्स है कि नहीं, तो एनाग्राम्स और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे? दो स्ट्रिंग, क्योंकि हमें दो स्ट्रिंग चाहिए होगी चेक करने के लिए कि वो एनाग्राम है कि नहीं आपस में, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली कंडीशन तो हम ये चेक करेंगे कि क्या दोनों की लेंथ बराबर है या नहीं, ठीक है? यहाँ कोलन रह गया। सबसे पहले तो चेक करेंगे कि दोनों की लेंथ बराबर है कि नहीं। तो इफ लेंथ ऑफ str1 इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ str2, बढ़िया। कि अब क्या लेंथ जो है वो आपस में इक्वल नहीं है, अगर नहीं है तो अगर आपस में इक्वल ही नहीं तो रिटर्न करा दो फॉल्स, कि नहीं चलेगा काम, लेंथ तो बराबर होनी चाहिए तभी हम आगे की कहानी पढ़ सकते हैं, है ना? अब आगे क्या करेंगे? अब करते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। अब आगे यहाँ पर स्टार्टिंग में देखो लेंथ चेक कर ली। अब हमें क्या चेक करनी थी? कैरेक्टर और उनकी फ्रीक्वेंसी। अब मुझे बताओ कौन सा यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे पाइथन में फ्रीक्वेंसी और कैरेक्टर यूज करने के लिए? अभी ऊपर पढ़ के आए डिक्शनरी, हम एम्प्टी डिक्शनरी ले रहे थे, वहाँ पे याद है सबकी फ्रीक्वेंसी नोट कर रहे थे और मैक्स फंक्शन की मदद से जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी वहाँ पे रिटर्न करा देते। यहाँ पर क्या करना है हमें? उनकी फ्रीक्वेंसी तो रेडी, मतलब फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर के साथ रेडी करनी है इन डिक्शनरी फॉर्मेट, पर क्या करना है हमें? बस दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है हर एक कैरेक्टर की उन्हें चेक करना है एट द एंड ऑफ द डे, इतना यहाँ पर काम होगा। तो यानी कि यहाँ पर भी हमें दो डिक्शनरी लेनी पड़ेगी। तो एक मान लेते हैं एफ आर क्यू वन और ये एक एम्प्टी डिक्शनरी हो जाएगी कर्ली ब्रेसेस से, और दूसरा हो जाएगा एफ आर क्यू टू और ये भी क्या हो जाएगी? एक अनदर डिक्शनरी हो जाएगी हमारी। तो हमने यहाँ पर दो डिक्शनरी ले ली। अब लूपिंग करने के लिए ले लेते हैं एक लूप वेरिएबल कैर। सो फॉर कैर इन str1, सबसे पहले str1 के लिए देख लेते हैं कोलन, आगे बढ़ जाते हैं। वही सेम स्टेप है, एफ जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी वन वाली डिक्शनरी है उसके अंदर याद है वाली लाइन, कैर इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी वन डॉट, क्या करते थे? गेट करने के लिए गेट करते थे ऑब्वियसली, इसके अंदर डालेंगे कैर, और अगर वो कैर एग्जिस्ट करता होगा मतलब वो जो भी कैरेक्टर है वो ऑलरेडी अवेलेबल होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी रिटर्न हो जाएगी, अदरवाइज जीरो। और अगर जो भी रिटर्न होगा उसमें आप एक प्लस कर दोगे, यानी एक इंक्रीमेंट कर दोगे। रिमेंबर कि हमने देखा था उस वाले क्वेश्चन में भी सेम काम हम क्या करेंगे? सेम काम ही हमें करना है किसमें? अपने सेकंड वाले पार्ट के लिए। तो फॉर कैर इन str2 अब दूसरी वाली स्ट्रिंग के लिए लगाएंगे और सेम लाइन लिखेंगे एफ आर क्यू टू, यहाँ पर वहाँ पर q1 था, यहाँ पर q2 हो जाएगा ऑफ कैर, और इसको इक्वल लिखेंगे किसके? एफ ई आर क्यू टू डॉट हम क्या करेंगे? गेट, क्या गेट करना है हमें? कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी। तो कैरेक्टर
अगर होगा तो ऑलरेडी रिटर्न कर देगा, अदरवाइज जीरो। एंड बोथ ही केसेस में क्या होगा, एक इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, कि वो एक बार ऑलरेडी आ चुका है, ये बात हमें पता है। और फिर क्या करेंगे, आफ्टर ये दोनों जो हमने लूप चला दिए, इनको होने के बाद हम रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न FERQ1 इक्वल इक्वल टू FERQ2। तो ये कौन सा ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है। सिंगल इक्वल टू होता है असाइनमेंट, ये वाली वैल्यूज को असाइन कर रहे हैं, बट यहाँ पर इनको कंपेयर कर रहे हैं, तो इनका जो कंपैरिजन करने के बाद रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स, वो हम कर रहे हैं रिटर्न, ठीक है। इतना काम हो गया। अब हम दो एग्जांपल के लिए चेक कर लेते हैं दोनों स्ट्रिंग्स को। तो प्रिंट, इसके अंदर हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं एनाग्राम्स, एनाग्राम्स फंक्शन था हमारा, उसको कॉल कर लिया। इसके अंदर हम दो स्ट्रिंग पास कर देते हैं चेक करने के लिए, तो वही स्ट्रिंग पास कर देते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, तो लिसन और दूसरी साइलेंट। बढ़िया। अब बस हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एक कुछ रह गया क्या, एक पैरेंथेसिस नहीं पूरे हैं। अब इस कोड को एक बार रन कर लेते हैं। यहाँ पर आपका एरर आ रहा है, और आपका एरर आ रहा है लाइन 2 में। एक बार देख लेते हैं लाइन 2 में क्या एरर आ रहा है। इफ लेंथ ऑफ str1 इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ str2। अच्छा, इफ एल्स में भी आता है ना कोलन। एक और बार रन करते हैं, और कोई एरर तो नहीं दिखा रहा। लाइन 3 में भी एरर दिखा रहा है, रिटर्न फॉल्स के टाइम पे भी एरर दिखा रहा है। हाँ, ये एफ कैपिटल होना चाहिए ना, इसलिए दिखा रहा है। अब नहीं होगा कोई एरर, फिर से एरर। अभी तो रिटर्न कर दिया फॉल्स, स्टिल इट्स शोइंग एरर। कह रहा एक्सपेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड ब्लॉक आफ्टर इफ के बाद एक एक्सपेक्टेड ब्लॉक। अच्छा, इंडेंटेशन एरर। अभी तो नहीं दिखाना चाहिए इसको एरर। बस देखो, कोड सक्सेसफुल हो गया आपका और वैल्यू आ गई ट्रू। तो पाइथन में ये इंडेंटेशन एरर बहुत होती है, उसकी वजह से दिक्कतें आती हैं, बट कोड आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इंडेंटेशन एरर कोई चीज़ नहीं, आगे पीछे तो करना है आपको, मेन कोड से मतलब होना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर ये छोटे मोटे एरर, तो अब पता है देखो, एरर आपके सामने सॉल्व करके क्या होता है फायदा, कि आपको भी समझ में आता है कि जब आप कोड कर रहे होगे तब आप क्या क्या गलती कर सकते हो, वो गलती आपको अवॉइड करनी है ना। अब अगर इन एरर को मैं छुपा दूँ एडिट करके, तो कोई फायदा नहीं होने वाला ना। आपको साथ के साथ समझ में आना चाहिए कि आप भी क्या क्या एरर कर सकते हो, उनको रिजॉल्व कैसे करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको एरर को रिजॉल्व करना चाहिए, जो हमने यहाँ पे सीख लिया। तो कोड भी हो गया हमारा, आंसर ट्रू भी आ गया, क्योंकि लिसन और साइलेंट हम देख चुके हैं ऑलरेडी एनाग्राम से, तीनों कंडीशन चेक करके। आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला आपसे, कि आपको एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। मतलब आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है किसी भी पर्टिकुलर नंबर को, यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस का आप इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पे अलाउड है। अब एक चीज़ देखो, जब हम लोग डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, हम लोग ऐसे करके एक बनाते थे ना, ऐसे करके। तो टू बी लाइक, इधर देखो, जैसे 1 सेकेंड, जैसे ये बनाते थे ना हम लोग, कि जैसे अगर आपका ये 15 है, आपको 15 को क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करते थे, आपने यहाँ पे लिखा 2, 2 7 का होता है 14, आपने यहाँ पे लिखा 1 जो बचा, फिर आपने करा 2 से डिवाइड 2, फिर आपने 3 से करा तो 2 3 6, क्या बचा 1। इस तरह से करते थे ना, 2 1 2, यहाँ पर क्या बचा 1, और फिर आप इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऊपर जाते थे, है ना, और आपका वो आपका रिजल्ट होता था, राइट। इस तरह से करते थे, वही स्टेप्स हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे अपने नंबर को, 1 सेकेंड, हम क्या करेंगे, अपने नंबर को 2 से डिवाइड करते जाएंगे, रिमाइंडर 0 है 1 है, स्टोर करते जाएंगे, अपडेट करते जाएंगे, तब तक करेंगे जब तक वैल्यू 0 ना बन जाए। इसका एक और स्टेप होता है, हम लोग करते हैं 2 0 0 लाइक ये, और यहाँ पे लिखते हैं 1, ठीक है, अगर आप 0 तक कर रहे हो तो, और फिर रिवर्स कर देते हैं नंबर्स को, राइट। तो इस तरह से हम इसको कर रहे होते हैं। अब इसका एल्गोरिथम देख लो एक बार, क्या करना है आपको, एक इंटीजर लेना है इनपुट, जो भी आप नंबर लोगे। अगर n की वैल्यू 0 है तो 0 रिटर्न कर दो, क्योंकि बाइनरी ऑफ 0 क्या होता है, 0। ये बात तो बेसिक चीज आपको पता होता है कि बाइनरी ऑफ 0 0 होता है, तो आपका अगर 0 है तो खाली 0 रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट आप एक लूप लगाओगे। लूप क्यों लगाओगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो नंबर है वो पर्टिकुलर नंबर बार बार 2 से डिवाइड होता है ना, बार बार। तो एक लूप चलेगा जिसमें कि हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर्स को करते जाएंगे स्टोर। उसके बाद आप क्या करोगे, रिमाइंडर्स को एक लिस्ट में स्टोर कर दोगे, ठीक है, स्टोर करोगे, और फिर क्या करना है, रिवर्स करना पड़ेगा लिस्ट को एंड जॉइन इट टू फॉर्म द फाइनल बाइनरी स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब इसका कोड कर लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं है, ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। इसका कोड कर लेते हैं जल्दी, इसका कोड लिख लेते हैं जल्दी से। तो हर बार वही स्टेप करते हैं, हम सबसे पहले फंक्शन बना लेंगे, तो DEF फंक्शन का नाम लिख लेते हैं। हमें किस क्या करना है, हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करें तो DTB, मुझे ज़्यादा लंबे नाम रखने पसंद नहीं है। इसके अंदर हम n को एज आर्गुमेंट ले लेते हैं, जो नंबर हमारा डेसिमल नंबर होगा। अब सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कहीं n 0 तो नहीं है, तो चेक करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। अगर n हमारा 0 हो जाता है, अगर n हमारा 0 हो जाता है, तो हमें क्या रिटर्न कराना है, हमें रिटर्न करा देना 0, क्योंकि n का 0 का बाइनरी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक लिस्ट ले लेते हैं सबसे पहले बाइनरी नाम से एक लिस्ट ले लेते हैं, जो कि अभी एम्प्टी है, ठीक है, इसको हम भरेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, अब एक लूप चलाते हैं जब तक n 0 से बड़ा है, क्योंकि n 0 या 0 से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि 0 हो गया तो 0 वाली कंडीशन हिट हो जाएगी, फिर रिटर्न कर देगा 0, ठीक है। अब इसके अंदर हम करेंगे क्या, इसके अंदर हम बेसिकली जो हमारी बाइनरी लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट है, उसके अंदर हम अपेंड करेंगे, यानी उसमें हम जोड़ेंगे, उसमें हम डालेंगे, क्या डालेंगे, हमारी जो भी, इधर देखो पहले, n हमारा जो नंबर है उस नंबर का हम करते हैं मॉड्यूलो विद 2। अब n मॉड्यूलो 2 क्या आएगा, रिमाइंडर, तो उसको हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर दिख रहे हो, स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, और स्ट्रिंग फॉर्मेट में करने के बाद इसको अपनी खाली लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही काम कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये तो ये जो मॉड्यूल होता है क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। आपका जो मॉड्यूल होता है वो रिटर्न कर देता है आपका रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपका बाइनरी में एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट जाके स्टोर हो रहा होगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम n इक्वल्स टू n का करेंगे फ्लोट डिवीजन विद 2,
ये क्यों कर रहे हैं? जैसे आप 10 को 2 से डिवाइड करते थे, तो 2 5 10 होता था, तो आपका जो रिमाइंडर बचता था जैसे 0, तो वो वाला 0 जो है वो तो इधर आ गया। और आपका अब आपका जो अब जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो किसको करेंगे? 10 से थोड़ी करेंगे, अब हम 5 से करेंगे ना। तो उसके बाद इसलिए आपको n को जो है फ्लोर डिवीजन भी करना पड़ेगा 2 से। तो अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी? जैसे स्टार्टिंग में अगर 10 थी तो 10 मॉड्यूल फ्लोर डिवीजन में 2 5 हो जाएगी, तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब हम 5 के लिए चेक करेंगे, तो 5 ग्रेटर देन 0 तब ये कंडीशन लगेगी। बात समझ में आ गई ना? तो वही कहानी है। अब आगे बढ़ जाते हैं। इन दोनों लाइन ऑफ कोड से हमारा मेजर काम हो रहा है। अब हम रिटर्न क्या करेंगे? हम रिटर्न करेंगे हमारी जो खाली है जगह यहाँ पर, यानी कि हमारी जो स्ट्रिंग फॉर्मेट है, डॉट जॉइन। क्या करेंगे? डॉट जॉइन, और जॉइन के अंदर हम लिख देते हैं हमारी जो एम्प्टी लिस्ट थी, उसके अंदर जो एलिमेंट अब जा चुके हैं, जो एम्प्टी नहीं रही, यानी कि बाइनरी वाली लिस्ट। और बाइनरी वाली लिस्ट में हम प्रिंट कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़, अभी हमने इसी वाले वन शॉट के अंदर स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट सीखा था, जहाँ पर आपको बताया था कि सबसे पहले वाले पार्ट में आता है स्टार्ट, फिर आता है एंड पॉइंट, और फिर हम बताते हैं स्टेप्स। तो यहाँ पर स्टेप्स काम आएंगे, क्यों? क्योंकि हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। अगर हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो हम यहाँ पर -1 लिख देंगे। -1 मतलब कि उल्टे स्टेप्स लेकर चलेगा ये। उल्टे स्टेप्स क्योंकि हमें नीचे से ऊपर जाना पड़ता है ना, तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तभी हमें हमारी जो फाइनल रिजल्ट है वो मिल रहा होता है। इसलिए हमने यहाँ पे स्लाइसिंग इस तरह से करी है। स्टार्टिंग एंडिंग हमने दोनों ही डिफाइन नहीं कर रखी, क्योंकि हमें सारे ही एलिमेंट चाहिए, हमें कोई भी इग्नोर नहीं करना। और -1 मतलब ये जो स्टेप्स होंगे वो इसके पीछे जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख रखा है। अच्छा, जॉइन क्या कर रहा है? जॉइन ये कर रहा है कि आपने जैसे आप जब डिवाइड करोगे, तो हमने यहाँ पर देखा कि हम किस फॉर्म में स्टोर करा दें स्ट्रिंग में। मतलब जैसे बेसिकली आपका 1 स्टोर हो रहा होगा स्ट्रिंग, ऐसे उसके आसपास इन्वर्टेड कॉमा दोगे, देन कॉमा, देन 2 स्टोर हो रहा होगा। पर हमें वैसे थोड़ी चाहिए, हमें कैसे चाहिए? हमें चाहिए 1 0 1 0 इस तरह फॉर्मेट में ना। तो वो काम कर रहा है आपका जॉइन, ठीक है? तो हमने रिटर्न इसके साथ डॉट जॉइन लिखा है। ये जॉइन क्या कर रहा है? ये वही काम परफॉर्म कर रहा है कि जो आपका 1 फिर अलग से 2 इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अलग 3, उनको एक साथ कंबाइन कर देगा और आपको 1 0 1 0 इस तरह के फॉर्मेट में आपको कहीं ना कहीं दे देगा आपका रिजल्ट, ठीक है? आपको विजुअलाइज करने ढंग से रिजल्ट कैसे निकालते हैं बाइनरी 1 0 1 0 1 1 1 ऐसे होता है ना, ऐसे थोड़ी होता है कि इन्वर्टेड कॉमन पहले 1 अलग है आगे 2। तो हमने यहाँ पर वो करा था, बट हमें वैसे रिजल्ट नहीं, हमें एंड में रिजल्ट तो एट द एंड ऑफ द डे कैसा चाहिए? एक साथ चाहिए ना, इसलिए हमने उसको जॉइन ऑपरेटर से जॉइन करके इनको उस तरह वाले रिजल्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? तो हर एक लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए क्यों लिखी गई है, कोई भी रट मत लेना गलती से भी, क्योंकि जितनी बार समझोगे चीज़ों को दिमाग में आपके इम्प्रिंट होती जाएंगी, ठीक है? तो किसी चीज़ को रट के मत जाना, हर चीज़ को समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि बस डॉट जॉइन है तो डॉट जॉइन लिख दिया, नहीं, क्यों लिखा है जॉइन? ताकि आपकी जो आउटपुट फॉर्मेट है, आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है 1 0 1 0 उस तरह वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? एक साथ कंबाइन हो जाए। तो हमारा काम खत्म हो गया। अब एग्जांपल स्ट्रिंग लेके बस हमें चेक करना है, तो हम क्या कर लेते हैं? अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं जिसका नाम डीटी भी रखा था। इसके अंदर कोई भी नंबर डाल दो, लेट्स से आप 10 डाल दो, ठीक है? और इसको हम क्या करा लेते हैं? इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट, ये हमने प्रिंट करा लिया इसको, ठीक है? तो बस कोड कंप्लीट है, इसको रन करते हैं। आंसर आ चुका है 10 का 1 0 1 0, है ना? तो 10 का आपका आंसर आ गया 1 0 1 0। ये था पूरा कोड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था कोड में, कंडीशन चेक करनी है, अगर n की 0 है तो 0 ही रिटर्न कर देना है। एम्प्टी लिस्ट ले ली, जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक लूप चलेगा। जो भी हमारी लिस्ट है उसके अंदर हम अपेंड करते जाएंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर आता जाएगा उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेंगे अभी एज अ सेपरेट, बाद में ज्वाइन करके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? उसके बाद हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि 2 5 फिर 2 5 के से डिवाइड करते हैं। उस काम को करने के लिए फ्लोर डिवीजन यहाँ पे यूज़ किया है। फिर फाइनली हम रिटर्न कर देंगे हमारी जो भी एम्प्टी स्ट्रिंग है उसको एक मतलब एक के अंदर कंबाइन कर देंगे सबको। तो इस पूरे के अंदर हम इसको कंबाइन करके कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड जॉइन। तो जॉइन क्या करेगा? इन सबको एक साथ कंबाइन करेगा और इस फाइनल वाले पार्ट में आपको डाल देगा, ठीक है? और फाइनली हमने प्रिंट करा लिया, रन, हमारा आउटपुट भी आ गया। अब अगली क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, अगली क्वेश्चन पे आने से पहले एक छोटी सी बात ये रहेगी कि आप इसके नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्म में ले सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको पिन कमेंट पे जाके लिंक में फॉर्म भर देना है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है? पेमेंट कर देने से आपको फॉर्म नोट्स नहीं मिल जाते। आप कुछ लोग क्या करते हो कि पेमेंट कर देते हो, नोट फॉर्म नहीं भरते हो, तो ऐसे नोट्स नहीं आएंगे। नोट्स तभी आएंगे जब आप पेमेंट करने के बाद फॉर्म भी भरो, क्योंकि इसमें जो आप ईमेल देते हो उसी पर आपको फॉर्म रिसीव होते हैं, ठीक है? तो फॉर्म भरा करो, ठीक है? तो इसमें इसकी पीडीएफ के जितने भी कोड्स वगैरह क्वेश्चन वगैरह सब इस पीडीएफ में आपको नोट्स में मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए होंगे तो आप नीचे से ले सकते हो। ऑल्सो पाइथन की एक अमेजिंग सी वीडियो ना हमने 6 महीने पहले जो पिछले सेमेस्टर वाले बच्चे थे उनके लिए एक वन शॉट बनाया था, उसको देखना मत भूलना। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट लिंक्स वाले कमेंट है उसको चेक करना, वहाँ पर आपको सारी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वन शॉट, पिछला वाला, अभी वाला, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब कुछ, ठीक है? तो उसको उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस पूरी प्लेलिस्ट को ढंग से तैयार करना है, उस प्लेलिस्ट में ये वीडियो भी ऐड होने वाली है, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। आपको करना क्या? आपको सम ऑफ डिजिट्स निकालना है और कुछ नहीं करना। मतलब जैसे अगर आपको 9875 दिया तो आप करोगे 9 + 8 17 + 7 24 5 29। तो आपका कौन बचा? आपका बचा 29। अब आप इन दोनों का सम करोगे तो 2 + 9 11, क्या आ गया? 11। अभी भी 2 डिजिट है, इन दोनों का सम करोगे 1 + 1 तो आपका वैल्यू हो जाएगा 2। तो आपको तब तक करते जाना जब तक आपके पास सिंगल डिजिट ना बच जाए, ठीक है? तो इस तरह से आपको करना है सम, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे होता है अटेम्प्ट, यहाँ पर इसका कोड देख लेते हैं। इसका सिंपल सा कोड है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहले तो आप जो आपका जो भी लूप है, ठीक है, जैसे आपका n है, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 रखोगे, ठीक है? मतलब n की वैल्यू जो है वो 10 से बड़ी होगी और इक्वल होगी, तब तक ये काम आपका होता रहेगा, ठीक है? 10 से नीचे जाते ही काम आपका रुक जाएगा, ठीक है? अब देखो 10 से क्योंकि 10 से कम होते ही आपका क्या हो जाएगा? डिजिट आपकी सिंगल डिजिट में आ जाएगी, आपकी सिंगल डिजिट मिल जाएगी, और सिंगल डिजिट ही हमें रिजल्ट में चाहिए, ठीक है? तो जब तक आपका 2 डिजिट रहेगा, तो पहला 2 डिजिट नंबर 10 है, इसलिए हमने यहाँ पर 10 लिया है कंडीशन में, क्योंकि जैसे आपका 2 डिजिट नंबर से नीचे वैल्यू आएगी हमें रिजल्ट दे देना है, ठीक है? तो आप टोटल सबसे पहले इनिशियलाइज करते हो 0 से। आपको स्टार्टिंग बताया था ग्रेटेस्ट लोएस्ट कुछ भी आता है वो इनिशियलाइज कर रहे होते हो आप 0 से। तो आपको चेक करना है जब तक n 0 से बड़ा होगा, पहला आपको क्या करना है कि आपको टोटल में आपको क्या करना है, टोटल में आपको ऐड करना है n मॉड्यूलो 10,
यानी आपका जो भी n है उसका मॉड्यूलो 10 यानी आपका रिमाइंडर जो भी होगा वो आप टोटल में ऐड करते जाओगे और नेक्स्ट स्टेप में आप फ्लोर डिवीजन करोगे n का विद 10, फ्लोर डिवीजन करोगे n का विद 10 जिससे आपको n की अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। फिर आप यहाँ पे चेक करोगे और यहाँ पर ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते जाओ। अच्छा, अब ये कोड बड़ा ही सिंपल सा कोड था, इसको एक अच्छे से ड्राई रन करके समझते हैं एकदम ढंग से और 9875 के लिए, ठीक है। तो आपको जो कोड है वो ज़्यादा जल्दी से समझ में आएगा। यहाँ पे आपका ड्राई रन करके टेबल पूरी बना रखी है, इधर देखो। सबसे पहले आपका 9875 बढ़िया। अब आपका 9875 जो है वो क्या है, n से 0 से बड़ा है, n आपका 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो कंडीशन क्या थी कि आप टोटल में ऐड कर रहे हो n मॉड्यूलो 5, तो 9875 का अगर आप मॉड्यूलो लोगे 10 के साथ तो क्या आ जाएगा आपका रिमाइंडर 5, 987 टाइम्स में जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 5, है ना। 9870 टाइम्स में जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 5 बचेगा। तो टोटल में अब किसकी वैल्यू आ चुकी है, 5 की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करते थे, फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन करोगे तो क्या आ जाएगा 987, है ना। जब आप इसका 10 से फ्लोर डिवीजन करोगे तो 10 987 बार में 9870 आएगा, तभी तो 5 बचेगा। तो यानी कि आपका जो फ्लोर डिवीजन है वो वैल्यू क्या देगा 987। अब आगे बढ़ते हैं, अब इनकी वैल्यू क्या हो चुकी है 987। अब आप 987 को चेक करोगे क्या ये 0 से बड़ा है, हाँ 0 से बड़ा है। अगर है तो आप इसका रिमाइंडर लोगे यानी कि मॉड्यूल लोगे विद 10, तो 987 का 10 से मॉड्यूल लोगे तो 10 जो होगा 987 को डिवाइड करेगा 10 9 90 लोगे 8 आएगा, 7 आएगा, 10 इज 80, रिमाइंडर हो जाएगा 7। तो यानी इस बार आपका 7 बचा। अब 7 को आप क्या कर दोगे 5, पहले से 5 था टोटल की वैल्यू, 7 और जुड़ गई तो अब वैल्यू क्या होगी 12। तो आपकी टोटल की वैल्यू होगी 12 और 987 को आप फिर से क्या करोगे फ्लोर डिवीजन करोगे तो वैल्यू आएगी 98, ठीक है। क्या आ जाएगी 98। तो इनकी n की वैल्यू 98 स्टिल क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो 98 की वैल्यू स्टिल ग्रेटर देन 0 है। तो आप क्या करोगे टोटल में जो भी n मॉड्यूलो 10 करके वैल्यू आएगी तो 10 9 तो 90, 8 बच जाएगा। तो पहले से 12 में 12 प्लस 8 20, तो अब वैल्यू कितनी होगी आपकी 20 होगी टोटल की। और 98 को आप क्या कर दोगे, इसका फ्लोर डिवीजन है डिवीजन विद 9, मतलब फ्लोर डिवीजन करने के बाद 10 से करोगे तो 10 9 तो 90, तो 9 आ जाएगा ना क्वेश्चन पे, तो आपका डिवीजन में 9 आ जाएगा। अब 9 स्टिल ग्रेटर देन 0 है, तो स्टिल ग्रेटर देन 0 तो आप फिर से क्या करोगे मॉड्यूलो लोगे विद 10। अब अगर आप मॉड्यूलो लोगे तो 10, तो 10 0 से 0 और नीचे बचेगा 9, तो अब आपका 9 जो है वो 20 में ऐड होगा तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 29। तो अब आपकी वैल्यू 29 नहीं है और ये आपका n आपका अभी भी ग्रेटर देन 0 है, तो यानी कि अभी भी क्या चलेगा कंडीशन, यहाँ पर देखो कहाँ गई n अभी भी ग्रेटर देन 0 है। अब अगर आप 9 का क्या करोगे, ग्रेटर देन 0 नहीं है, पहले कंडीशन तो चेक कर लो। आप फ्लोर डिवीजन करोगे 9 का 10 के साथ, तब आपको क्या मिल जाएगा 0। क्वेश्चन क्या मिला आपको 0, क्वेश्चन तो आपको 0 ही मिल रहा है, रिमाइंडर ही तो 9 मिल रहा है, क्वेश्चन तो 0। अगर 0 हो गया तो मतलब ग्रेटर देन 0 नहीं रहा, मतलब वाली कंडीशन जो है अभी खत्म हो गई। तो आपका जो टोटल वैल्यू है वो कितनी आ गई 29, वो कितनी आ गई आपकी 29। अब आउटर लूप चलेगा, तो आउटर इनर लूप में हम क्या चेक कर रहे थे n ग्रेटर देन, जो हमारा इनर लूप था वो n ग्रेटर देन 0 के लिए था। अब आउटर लूप चलेगा, आउटर लूप किसके लिए लगाना है, आउटर लूप लगाना है ग्रेटर देन 10 के लिए। किसके लिए लगाना है, ग्रेटर देन 10 के लिए। तो 29 ग्रेटर देन 10 है, हाँ है 29 ग्रेटर देन 10 तो है। तो अब अगर 10 है तो आप आगे काम करोगे, वही सेम प्रोसेस रिपीट करोगे। 29 को मॉड्यूल लोगे तो यहाँ पर आएगा 9, फिर आप क्या करोगे फ्लोर डिवीजन करोगे तो यहाँ पर 2 आ गया, क्या आ गया यहाँ पर 2 आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर आप जब इसका 2 का मॉड्यूलो 10 के साथ लोगे तो 10 0 से 0 रिमाइंडर बचेगा 2, तो आपके पास पहले से क्या है 9 और 9 में 2 ऐड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा 11, तो आपका यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है। कहानी खत्म। अब देखो कहाँ थे हम, 2 का जब आप करोगे 10 के साथ फ्लोर डिवीजन तो वैल्यू क्या आएगी 0, क्वेश्चन तो 0 ही आएगा ना। अब यहाँ पर क्या आ गया आपका 0। अब इधर देखो एन की वैल्यू, वो एन की वैल्यू होती है आपकी, टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपकी 11। तो अब आपकी एन की वैल्यू कितनी है 11 है, अभी भी 11 है, यानी कि एन की वैल्यू क्या है 10 से बड़ी है। एन की वैल्यू क्या है अभी भी 10 से बड़ी है। तो अभी फिर से कंडीशन चेक करोगे, जब तक 10 से बड़ा रहेगा तब तक हम चलाते रहेंगे इस लूप को। तो अगेन आप वही कंडीशंस करोगे, बड़ा है तो यहाँ पर जो है मॉड्यूल निकालोगे, तो अगर 11 मॉड्यूल 10 करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1, 10 1 10, तो यहाँ पर 11 माइनस 10 1 बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पर ये 1 आ गया। फ्लोर डिवीजन करोगे तो 10 11 का 10 से करोगे तो क्वेश्चन भी क्या आएगा आपका 1 आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन भी आपका 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो अगर आप टोटल निकालोगे तो यहाँ पर 1 मॉड्यूलो 10 करके क्या आएगी वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 पहले से था और 1 अभी आ गया, तो 1 प्लस 1 टोटल आपका बचा 2, यानी अब n की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2। अब n की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2 हो गई, और अगर 2 हो गई तो 2 क्या हो गया आपका 10 से छोटा हो गया, और अगर 2 10 से छोटा हो गया तो आपका ये आपका रिजल्ट आपका फाइनल निकल के आ जाएगा, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर रहे होते हैं कि आपका जो लूप है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है चलता रहता है। तो आपने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर हमने 2 लूप चलाए हैं, एक था आपका इनर लूप जो कि ग्रेटर देन 0 के लिए था, एक था आउटर लूप ग्रेटर देन 10 इक्वल 10 के लिए। तो आपको ये दोनों लूप ध्यान में रखने हैं, 2 ही कंडीशन है फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलो, 2 ही ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं। एंड एट लास्ट हमें क्या करना है, जो भी हमारे टोटल के अंदर स्टोर हुआ है वही होगा हमारा एन एट लास्ट। जब हम इधर देखो, जब हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे तो हमारा टोटल जो है वो जो होगा वो एन के अंदर असाइन करते हैं, और फिर हम अपना लूप चला के कंडीशंस को चेक कर रहे होते हैं। तो हमने ये काम करा यहाँ पर, और इस तरह से हमारा जो कोड है वो बड़े आसानी से कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये ड्राई रन इतना बड़ा सा हमने करा है, अब तक तो समझ में आ गया होगा कोड काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पैलिंड्रोम का। अब देखो आपको चेक करना है पैलिंड्रोम है कि नहीं विदाउट स्ट्रिंग कन्वर्जन। ये क्वेश्चन आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। पैलिंड्रोम नंबर्स क्या होते हैं कि जैसे आपका 1 to 1 है, इधर देखो आपका 1 to 1 है। अब इसको आप इधर से देखो या फिर आप इसको इधर से देखो, बात सेम है। इधर से भी ये 1 to 1 ही था और इधर से भी ये 1 to 1 ही था। मतलब आप लेफ्ट से भी राइट की तरफ जाओ, राइट से लेफ्ट की तरफ जाओ, यानी अगर किसी नंबर का आप रिवर्स कर दो तो और वो नंबर वही आ जाए तो यानी वो पैलिंड्रोम है,
ठीक है? तो यानी पैलिंड्रोम का कोड में आपको बस एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उस पर्टिकुलर नंबर का रिवर्स लगाना है और फिर एंड में आपको नंबर और रिवर्स नंबर दोनों को कंपेयर कर देना है। अगर वो कंपेयर हो गए और आपका जो है कंपैरिजन ऑपरेटर लगने के बाद वो सेम आ रहा है, मतलब आपका पैलिंड्रोम है, अदरवाइज़ नहीं है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ये आपका कोड आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है? इसमें आपको बस रिवर्स निकालना है और फाइनली में आपको रिवर्स और ओरिजिनल जो है दोनों को आपस में कंपेयर करना है, जो भी वैल्यू रिटर्न होगी उसको आपको रिटर्न कर देना है। ठीक है? तो यहाँ पे 4 एग्जांपल के थ्रू आपको बताया गया है। ये वाला पैलिंड्रोम है, बताओ है या नहीं है? हाँ है। क्यों? क्योंकि 1 टू 1 को इधर से पढ़ो या फिर इधर से पढ़ो, बात सेम है। क्या ये है? नहीं, ये नहीं है। क्यों? इधर से पढ़ोगे तो ये 1 2 3 है, बट उधर से पढ़ के 321 रहेगा। तो 123 321 आर नॉट इक्वल, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। इसको पढ़ोगे तो ये 1331 इधर से भी है, 1331 उधर से भी है, तो मतलब ये पैलिंड्रोम है। इसी तरह से 10 को पढ़ोगे तो इधर से तो 10 है 10, बट उधर से पढ़ोगे तो ये 01 है, यानी कि 1 है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। अब आते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर, जहाँ पर आपको पाइथन प्रोग्राम लिखना है टू फाइंड द जीसीडी। जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जिसको आप एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से भी जानते हो। जीसीडी एंड एचसीएफ आर द सेम थिंग। एंड एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आपको 2 नंबर का निकालना है यूजिंग लूप। अब सबसे पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, क्योंकि आप बचपन में पढ़ते हो, क्या पता भूल गए हो। तो जीसीडी आपने बताया क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जिसे आप एचसीएफ भी कहते हो। एंड ये वो लार्जेस्ट नंबर होता है जो दोनों नंबर्स को बिना रिमाइंडर छोड़े डिवाइड करते हैं। ठीक है? जैसे अगर आप 12 और 18 का जीसीडी निकालते हो तो वो आता है 6। कैसे आता है? आप फैक्टर लिखते हो। आप 12 के फैक्टर लिखते हो, आपने फैक्टर लिख दिए, आपने 18 के फैक्टर लिख दिए। अब इन फैक्टर्स में सबसे पहला काम आपका पीछे से चलना होता है। तो आपने फैक्टर लिख दिए, मतलब आपने डिवीजर्स तो लिख दिए। अब आपको क्या फाइंड करने? कॉमन डिवीजर्स। तो उनमें देखोगे आप कॉमन कौन से, तो आप देखते जाओगे कि 1 2 3 और 6, ये पार्ट जो है वो दोनों में कॉमन है। तो यानी कि 1 2 3 6 हो गया कॉमन। अब इसमें भी आपको जी ग्रेटेस्ट देखना होता है, तो ग्रेटेस्ट कौन सा है यहाँ पर? 6। तो ऐसे करके जीसीडी आपका निकलता है। तो आप जीसीडी में करके रहे होते हो, सबसे पहले आप उनके फैक्टर्स यानी कि डिवीजर्स निकालते हो, फिर आप कॉमन डिवीजर्स निकालते हो, फिर उन कॉमन डिवीजर्स में से ग्रेटेस्ट वाला निकाल देते हो और आपको जीसीडी मिल जाता है। अगर आप इसी तरह से लीस्ट कॉमन मल्टीपल चलो, तो सबसे पहले आप मल्टीपल लेते हो 2 नंबरों का। उन मल्टीपल में देखते हो कॉमन मल्टीपल कौन से हैं और उनमें लीस्ट वाला कौन सा है, आपको ये देखना होता है। तो मतलब सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल मिल गया है ना, वो हो जाएगा आपका एलसीएम। मतलब जैसे अगर आपका 12 है और आपका 18 है, तो अगर आप 12 के मल्टीपल लिखो तो 12 12, 12 2 24, 12 36, ऐसे चलते रहेगा। और अगर आप 18 के लिखो तो 18 18, 18 2 36, 18 3 54, ऐसे चलता रहेगा। अब आपको सबसे पहला जो भी कॉमन मल्टीपल मिल जाए तो वो कौन है? 36। आपको सबसे पहला कॉमन मल्टीपल ही 36 मिल गया, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ही आपको फाइंड करना होता है, यहाँ पर 36 हो जाएगा इनका एलसीएम। तो इस तरह से आपका जीसीडी और एलसीएम होते हैं आपके। अब देखो यहाँ पर अगर आपको कोड में लिखना है तो आप स्टार्ट करोगे फ्रॉम मिन ऑफ ए बी। जीसीडी के लिए आप क्या कर रहे थे? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर के लिए क्या आप उनके फैक्टर्स निकाल रहे थे? अगर और फैक्टर्स निकालने के बाद आपको क्या करना होता है? आपको जो आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर उसको निकालना पड़ता है, फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो आप चेक करते हो कि वो कौन सा लार्जेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा होगा, जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा होगा, वो आप जीसीडी में करोगे। एंड फॉर एलसीएम आप क्या कर रहे होगे? वो लीस्ट नंबर देखोगे कॉमन आ जाएगा कि इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम कोड वाइज कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको जीसीडी समझ लेना है। तो जैसे जीसीडी अगर आप फाइंड कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप अगर मान लो कि एक नंबर है 12 और दूसरा नंबर है आपका 18। एक सेकेंड, एक नंबर है आपका 12 और दूसरा नंबर है आपका 18। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन दोनों में से मिन फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन दोनों में से मिन फाइंड करना पड़ेगा। मिन क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर आएगा वो कहाँ से आएगा? वो कम वाली वैल्यू से ही मिलेगा ना, क्योंकि अगर आप इससे बड़ी वैल्यू पे जाओगे तो वो 12 के अंदर वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। अगर 12 से बड़ा कोई नंबर होगा जो 18 के अंदर आता होगा, वो 12 के अंदर थोड़ी आएगा। तो मतलब आपको मिनिमम वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो सबसे पहले आप एक फंक्शन बनाओगे अपने जीसीडी नाम का, उसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स लोगे यानी दोनों नंबर्स को लोगे, और फिर आप एक लूप लगाओगे फॉर यूजिंग आई, आप एज अ वेरिएबल ट्रीट करोगे इन रेंज। अब देखो यहाँ पर हम रेंज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हम रेंज का इस्तेमाल करते हैं तो इट एक्ट्स लाइक, जैसे आप स्लाइसिंग करते थे ना, तो आप स्टार्ट डिफाइन करते हो, ये इंक्लूसिव होता है, एंडिंग पॉइंट एक्सक्लूसिव होता है, और लास्ट में आप स्टेप डिफाइन करते हो। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे काम होगा कि आपका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इंक्लूड होगा, और इसमें जो वैल्यू रिटर्न होगी वो कैसे होगी? आउट ऑफ द मिनिमम ऑफ द 2 नंबर्स, यानी कि 12 और 18 में से जो मिनिमम होगा। और कहाँ तक जाएगा? 0 से जस्ट पहले तक, क्योंकि एक्सक्लूड होता है पार्ट, तो 0th इंडेक्स से जस्ट पहले यानी 1 तक जाएगा, और एक-एक कम होता जाएगा। मतलब पहले 12 के लिए चेक होगा, फिर इसके बाद 11 के लिए होगा, फिर 10 के लिए होगा। तो इस तरह से ये जो -1 है वो स्टेप डिफाइन कर रहा है कि कितने स्टेप में डिफरेंस आएगा, ठीक है? तो इन दिस लूप इफ आप चेक करोगे कि जो आपका ए है वो भी आई से डिविजिबल होकर 0 दे दे, और बी वाला नंबर भी आई से मॉड्यूलो होकर 0 दे दे। बेसिकली अगर आप ए मॉड्यूलो आई निकालो यानी रिमाइंडर आपका 0 बचना चाहिए, और बी मॉड्यूलो आई भी आपका 0 दे रहा है,
अगर दोनों जीरो दे इसका मतलब आप रिटर्न कर दो आई को, आई आपका क्या है, जीसीडी है, ठीक है। तो इसको आप कोड में करके देख, तो अब जल्दी से हम लोग जीसीडी का कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे डेफ, और हम लोग फंक्शन का नाम रख लेते हैं जीसीडी, ठीक है। फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं जीसीडी, और इसके अंदर हमें दो नंबर्स पास करने होंगे जिनका हमें जीसीडी निकालना है। कोलन, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लूप लगाएंगे फॉर आई इन रेंज, और रेंज के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मिनिमम फंक्शन जो कि क्या करेगा, मिनिमम रिटर्न करेगा बिटवीन ए एंड बी, और ये वाला पार्ट क्या होगा, इंक्लूसिव, ये वाला पार्ट काउंटेबल होगा। देन द एक्सक्लूसिव पार्ट, मतलब जीरो तक पहुंचने से पहले जो हमारा लूप को रुकना है, और स्टेप भी देंगे कि स्टेप्स कितने होने चाहिए, -1 यानी कि बैकवर्ड, ठीक है। तो -1 हमने दे दिया स्टेप, देन हम कोलन लगाएंगे। अब हमें फाइंड चेक क्या करना है, चेक करना है कि हमें इफ ए मॉड्यूलो आई, अगर आपका ए मॉड्यूलो आई भी जीरो है एंड आपका बी मॉड्यूलो आई भी जीरो है, अगर ये वाली कंडीशन है तो हमें रिटर्न कर देना है आई, क्योंकि आई हमारा क्या बताएगा, हमारा आई हमें बताएगा कि हमारा वो जीसीडी है, ठीक है। तो अब जीसीडी का प्रोग्राम हो गया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर ले लेते हैं, मतलब आपका ए और बी जो है वो ले लेते हैं। तो लेट से आपका नंबर ले लेते हैं, मान लो 12 है, और आपका नम 2 आपका 18 है, ठीक है। तो आपका नंबर और नम 2 हमने ले लिया 12 और 18, और अब हम क्या करते हैं, अपने जीसीडी वाले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, और जीसीडी वाले फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, अपने नंबर और नम 2 को डाल देते हैं, नम 1 और नम 2, ठीक है। नंबर और नम 2 डाल दिया, और इसको हम करा लेते हैं प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो नंबर है, ये नंबर वैल्यू 12, ये 12 जो है वो प्लेस ले लेगी आपके ए की, और आपका 18 जो नम 2 है वो प्लेस ले लेगा आपके बी की, ठीक है। तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो सब, ठीक है। तो उसमें हमें अभी नहीं जाना, रेफरेंस वगैरह का, तो उसमें हमें नहीं जाना, ठीक है। आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि आपका नंबर 12 है, तो ये 12 ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा एट द वैल्यू ऑफ ए, और नम 2 एट द वैल्यू ऑफ बी। तो अल्टीमेटली आपकी ए और बी है 12 और 18, ठीक है। तो अब इस कोड को रन करके देख लेते हैं। तो आपका आंसर आ गया 6 ये हमें चाहिए था एचसीएफ इसका। तो अब लगे हाथ, तो यहीं पर हम एलसीएम का कोड भी लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या था, ये था हमारा एचसीएफ का कोड। अब यहीं पर हम अपना एलसीएम का कोड भी लिख लेते हैं, इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे डीईएफ, और यहाँ पर हम फंक्शन बनाते हैं एलसीएम के लिए, ठीक है। तो एलसीएम के लिए भी हमें ए और बी दो वैल्यू निकाल लेंगे, दो वैल्यू लेंगे, और फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, अच्छा जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हमें मिनिमम चाहिए होता है, क्योंकि हमें पता है जो मिनिमम वाला नंबर है उसके अंदर प्रेजेंट होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पर जब हम एलसीएम निकालते हैं तो आपने देखा था 36 पर डिपेंड कर रहा था, है ना। जो किस पर डिपेंड कर रहा था, कि जो मैक्सिमम वाली वैल्यू है उस पर, क्योंकि मैक्सिमम वाली वैल्यू का जो मल्टीपल है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। तो यहाँ पर हमें मैक्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं कि जैसे वहाँ पर मिन निकाल लेते हैं, यहाँ पर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर जरूरत पड़ेगी मैक्स की। तो से मैक्स इक्वल्स टू मैक्स चाहिए हमें, किन दोनों के बीच मैक्स चाहिए हमें, ए और बी के बीच। और यहाँ पर हमें रिवर्स ऑर्डर में नहीं घूमना, इसलिए हम यहाँ पर वो वाला काम नहीं करेंगे, रेंज वाला काम, क्योंकि यहाँ पर हमें रिवर्स ऑर्डर में नहीं जाना, क्योंकि हमें आगे जाना है, और हमें जो वैल्यू पहले मिल जाएगी ग्रेटेस्ट, उसी पर हमें स्टिक हो जाना है। तो अब लगा देंगे अपना लूप कि भाई जब तक कंडीशन क्या है, आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक कोलन। अब चेक करेंगे कि इफ आपका जो मैक्स है उसका अगर हम मॉड्यूल लें, आपका मैक्स का मॉड्यूलो लें ए के साथ और वो वैल्यू आपकी जीरो आ जाए, एंड मैक्स का मॉड्यूलो लें हम बी के साथ और आपका जीरो आ जाए, अगर दोनों ही केस में आपका जीरो आ रहा है मैक्स वैल्यू लेने के बाद, तो आपका जो है रिटर्न कर देना है हमें मैक्स। हमें क्या कर देना है, इन दैट केस हमें रिटर्न कर देना है मैक्स को, ठीक है, बढ़िया। अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको मैक्स की वैल्यू क्या कर देनी है, इंक्रीमेंट कर देनी है। तो मैक्स इक्वल्स टू मैक्स प्लस 1, अदरवाइज आपको मैक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देनी है, बस आपका कोड होता है समाप्त। यहाँ पर भी वही एक काम कर लेते हैं, नम 1 ले लेते हैं 12, और आपका नम 2 ले लेते हैं आपका 18। तो आपने दोनों नम ले लिए। अब आप क्या करोगे, अपने एलसीएम वाले जो फंक्शन है उसको कॉल करोगे, उसके अंदर आप क्या डाल दोगे, नम 1 और नम 2 को। तो ऑटोमेटिकली ए और बी की जगह पर जाकर वो पेस्ट हो जाने वाली है, और आप करवा लेना इसको प्रिंट, ठीक है। तो इसको प्रिंट करा देते हैं पेरेंथेसिस और उधर भी, ठीक है। तो बस इसको रन कर लेते हैं। अब इसको रन करने के बाद आपको एरर मिल रहा है, क्या है, अच्छा डॉट लिख देगा कहीं पे, ए डॉट बी नहीं कहीं लिखा, तो अच्छा ये रहा, एलसीएम के टाइम पे यहाँ पर हमने डॉट लिख दिया, तो ये हो गया ये। अब ये तो यहाँ पे हमारी एरर आ रही थी। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट, मैक्स जो है ऑलरेडी फंक्शन एग्जिस्ट करता है हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में, तो इसको मैक्स भी लिखेंगे, कुछ और नाम दे देते हैं मैक्स नाम, क्योंकि मैक्स जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एक फंक्शन, तो इसलिए ये भी एरर देगा। तो इसको एरर देने से पहले इसका काम जो है खत्म कर देते हैं, है ना। तो इसको रिटर्न कराते हैं मैक्स की जगह मैक्स नम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मैक्स नम के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, देखो ऊपर ही मैक्स, तो ये सेम सेम हो जाएगा, तो ये काम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम इसको मैक्स नम कर देते हैं हर जगह, तो हमारी जो एरर है वो नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको अब रन करके देख लेते हैं। 36 आंसर है, 36 हमें चाहिए था एलसीएम। तो इस तरह से आप एलसीएम निकालते हो। तो हमारी आज की वीडियो जो होती है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आ चुकी है, और हमने सारे जो है इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग क्वेश्चन जो आपके अच्छे अच्छे लेवल के थे वो भी करे, हर टाइप के कर लिए हैं, और इनको करने के बाद आपका काफ़ी अच्छा एक फ्लो बन गया होगा। और आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना प्रोग्रामिंग के, जितने आप कर सको उतने करना। आपकी कोई डिमांड हो स्पेशल तो उसको आप कमेंट करना। अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके हमारे पास 21+ कमेंट्स हमें मिलते हैं,
तो हम उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएँगे। और नोट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट में जाके आप नोट्स ले सकते हो। तो आपसे मिलेंगे, तो अभी आपके ये वाले पेपर तो खत्म हो गए हैं, आपसे मिलेंगे 4th सेम के पेपर्स के टाइम पे फिर से। तो फिर से याद करिएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पेपर यार अच्छा देकर आओगे, ठीक है? ये वीडियो अच्छे से देख के जाना, वन शॉट पूरी प्लेलिस्ट ढंग से देख के जाना, पेपर बढ़िया जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चिल रहो, मस्त रहो, बेस्ट ऑफ लक है आप सभी को।